फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, आईनी तरमीम हो गई, आया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, इसके बाद जो वकला तहरीक हामिद खान साहब ने अनाउंस की है, कितनी असरअंदाज होगी, पुरअसर होगी या कामयाब हो सकती है ये तहरीक? हामिद खान साहब ने क्या करना है? हामिद खान साहब तो एक टोटल फ्रॉडी है। देखिए ना, वो बेसिकली तो जब तक फायज ईसा रहे तो उन्होंने जो है वो उनके साथ खुशामद में रहे, आखिरी महीने में उनके खिलाफ हो गए। और ये जो एक हामिद खान साहब का, तो मतलब आप लाहौर में जिससे भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि ये जो मसला है कि अपने चैम्बर के जजेस लगवा के प्रैक्टिस करना, ये तो एक टिपिकल उनका हमेशा से यही रहा है। इससे ज्यादा इसलिए उन्होंने कभी किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ वो नहीं हुए, और हमेशा हर चीफ जस्टिस की आंखों के तारा बनने ही की उन्होंने जो है वो कोशिश की है और वही रही है। सो उन्होंने क्या तहरीक चलानी थी और क्या कर रहे हैं? वो पहले फवाद चौधरी के साथ थे, फिर उन्होंने फायज ईसा जो है उसके साथ रहे, फिर उसके बाद वो दरमियान में बंदियाल साहब के साथ रहे, और अब फिर इस चीफ जस्टिस के साथ होंगे। उन्होंने क्यों तक, उन्होंने, इनका तो रोजगार वाबस्ता है चीफ जस्टिस का। अच्छा, ही तरमीम में पीटीआई की क़यादत को मौलाना ने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ मिलकर ड्राफ्ट बनाया, फिर पीपल्स पार्टी ने उस पर एग्री किया। क्या फिर उसके बाद आप समझते हैं कि मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, उन्होंने ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया इस मामले को? पहली बात तो ये कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, ये तो देखे ना, बड़ा सीधी बात है। पीटीआई की जो लीडरशिप, जो हम लोग थे, हम लोगों को फारिग किया, हम लोगों को पहले जेलों में डाला गया, हमें जो है वो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया सियासत से, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए, और हमें फिर लोगों से रिप्लेस किया। तो इसीलिए जो ज्यादातर लोग आपको तरीके इंसाफ में आप नजर आते हैं, वो इसीलिए तो उनका मसला ये है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के लिंक्ड लोग हैं। उनका जो है वो पीटीआई से तो इतना गहरा ताल्लुक है नहीं। तो जो पीटीआई के जो लोग थे, जो हम सब लोग थे, हम लोगों को तो कायदा एक प्लान के तहत हमारी सियासत जो है खत्म करनी की है, और हमें रिप्लेस किया अपने लोगों से। जाहिर है यही हुआ। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात अगर आप कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि उन्होंने खुद, आपको याद होगा, रऊफ हसन साहब ने वसीम बादामी के प्रोग्राम में ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की तो तजवीज ही हमारी थी, ड्राफ्ट ही हमारा था। लेकिन जो आई अंडरस्टैंड, जो बात ये कर रहे थे, वो कर रहे थे जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए जाते हैं, जैसे 5 या 7 जो टॉप सीनियर जजेस हैं वो बैठ के बनाते हैं, उसमें गवर्नमेंट की डिस्क्रेशन नहीं होती। यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अपनी डिस्क्रेशन रख ली है कि मेरा खिलाफ केस होगा और मैं फिर बताऊंगा कि किन जजों के पास जो है वो केस होना जाएगा। तो जो बुनियादी प्रिंसिपल है, नोबडी कैन बी अ जज इज नॉट ओन कॉज, इन्होंने तो वही वायलेट कर दिया। सो ये तो स्कीम जो है वो बड़ी मुख्तलिफ है उससे। नहीं फवाद चौधरी साहब, लेकिन इधर मुज़ाकरात तो हो सकते थे ना। मौलाना के लोग ये कह रहे हैं कि हम में से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पीटीआई के कहने पर उन्होंने इस ड्राफ्ट में शामिल करवाई, वो वोट देने पर भी राजी हो गए थे। उसके बाद पता नहीं सुबह क्या हुआ कि वो मुकर गए। इतना भी शायद उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर हम हक में वोट नहीं देंगे तो मुखालफत में भी वोट नहीं डालेंगे। और आपने देखा उस दिन ना कोई एहतजाज किया पीटीआई ने, सिर्फ 10-12 वोट जो है मुखालफत पे पड़े। नहीं, वो सही है। पीटीआई ने तो कोशिश, जाहिर एहतजाज की वो कैपेसिटी और वो सारी चीजें तो है उनके सामने जो भी है। लेकिन देखिए ना, जो पहली बात तो ये है कि आदिल, ये जो तरमीम की गई है इतनी मेहनत लगा के और ये करके कि पता नहीं हम इससे क्या अचीव कर लेंगे, वो उसका तो देखिए फायदा नहीं होना। ये पुशबैक आएगी जुडिशरी की तरफ से। ओवरऑल जो स्कीम बनाई गई है वो बहुत ही अहमकाना और बचगाना है। पहले तो आप ये देखें कि जो जजेस हैं, आपने 1/5 जजेस लगाएंगे आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में, 2/3 मेजोरिटी को तो भी आपने अपने खिलाफ कर लिया। फिर आप हाई कोर्ट्स के अंदर जो ये एक पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ये पॉलिसी है कि ये सुबाइयत के ऊपर मबनी अपनी ला रहे हैं। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान में फेडरेशन की बुनियादें हिला दी हैं, क्योंकि नीचे डेवोल्यूशन नहीं हुई सिटीज में। अभी जो है ये जो आईनी बेंचेस आप बना रहे हैं, ये मजीद फेडरेशन के लिए खतरा है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासी क़यादत जो है वो सुबाइयत को फरोग दे रही है, बजाय इसके कि हम अपने मुल्क की एक फेडरेशन को और उसको जो है वो देखें। अदलिया को आपने बतौर इदारा हिला के रख दिया है इस तरमीम से। ये पीसीओ से ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है।
और इसने रहना भी नहीं है। आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में जो जजमेंट्स आएंगी वो इस पूरी स्कीम को मिलियामेट कर देंगे। अदलिया में क्या इस वक्त फीलिंग्स क्या है फवाद चौधरी साहब, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, क्या वो रिजाइन कर देंगे या रहेंगे? क्या देख रहे हैं आप आगे? अभी लाहौर हाई कोर्ट में 2 जजेस सुपरसीड हुए थे और उसके उन्होंने तो रिजाइन नहीं किया। लिहाजा अब जो सिचुएशन है उसमें ये तो तय है कि मंसूर साहब या मुनीब साहब तो बिल्कुल रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हाई कोर्ट में 2 जजेस सुपरसीड हुए थे उनकी तो जाहिर है कि जो फायज ईसा साहब ने और बाकी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने एक्चुअली तो उनको अनफिट करार दिया था टू बिकम द चीफ जस्टिस। यहाँ पे तो पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो मंसूर साहब और मुनीब साहब रिजाइन करेंगे, बल्कि आई कैन फर्मली टेल यू कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। फिर क्या होता आप देख रहे हैं? आदमी बेंच जो बनेगा फवाद चौधरी साहब, जुडिशल कमीशन रिकंस्टिट्यूट होगा, उसमें वजीर कानून भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, 5 पार्लियामेंटेरियन भी होंगे। ज्यादातर मामलात जो हैं ये तो अब आईनी बेंच के पास जाएंगे। अब मौजूदा अदलिया में जो 8-9 जो जज साहिबान हैं जिन्हें हमख्याल जजेस कहा जाता है, कितना असरअंदाज वो हो सकते हैं सब कुछ पर? बिल्कुल देखिए ना, 8-9 नहीं, ये तकरीबन आई वुड से 17 में से 13-14 जजेस हैं जो इस चीज के हम ख्याल हैं कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जो इस चीज के हम ख्याल हैं कि आइन को सुप्रीम होना चाहिए, जो इस चीज के हम ख्याल हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बतौर इदारा जो रेलिवेंस है उसको बहाल करने की जरूरत है। सिर्फ 2-3-4 हैं जो कि जाहिर मौजूदा रजीम को आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त कंसेंसस है जुडिशरी में, ये बढ़ता जाएगा। कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अपने इख्तियारात को इतनी आसानी से तो नहीं जाने देता। सो आई बिलीव कि ये जो हुआ है मामला, इसके नतीजे में ये एक पुशबैक आएगा और आप देखेंगे कि ज्यादा जजेस इसमें जो है वो शामिल होते जाएंगे। और अभी तो जो हाई कोर्ट्स की जो इख्तियारात हैं 199 के, वो अभी तक बरकरार हैं, क्योंकि उसके अंदर ये डाला गया है कि जो सूबाई असम्बलियां हैं वो रेजोल्यूशन करेंगी तो वो दैट विल टेक एन इफेक्ट। तो अब पहले तो देखना है कि केपी की असम्बली तो ये रेजोल्यूशन करेगी भी कि नहीं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस शायद बनाए ही ना। बाकी हाई कोर्ट्स का भी देखते हैं कि वो कैसे जो है वो उसका आता है रद्द अमल। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट से तो पुशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। कभी भी आप या अफरीदी को, मंसूर अली शाह को, अतर मिनल्ला साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, ये जो हमारे अजहर जाफरी साहब हैं, या मोहम्मद अली मजहर हैं, या शाहिद तार वहीद हैं, आयशा मलिक हैं, इन लोगों को बाहर रख के तो आप नहीं सुप्रीम कोर्ट चला सकते। अच्छा, राना साहब के बकौल, राना साहब कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर रास्ता रुका तो उसमें हुकूमत या किसी इदारे से ज्यादा पीटीआई का किरदार है, उन्होंने उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? उनके फैसले पे अमल दरामद किसने रोका? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके अमल दरामद क्यों रोका? स्पीकर ने उनके लेटर्स के ऊपर जो है वो लेटर के ऊपर लेटर लिख के उनकी जजमेंट को नाकाम बनाने की, रोकने की कोशिश किसने की? जाहिर है ये एक बचगाना बात है। राना साहब जो हैं उनसे ये बात एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेन आई वुड से लीडर इन PMLN। लेकिन जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब को एक जजमेंट के ऊपर, और देखिए ये बड़ी अहमकाना सुप्रीम कोर्ट जो की है हरकत हुकूमत ने की है कि आपको एक फैसला पसंद नहीं आया तो आपने पूरा सिस्टम ही तब्दील कर दिया। आप पहले जो था, आप देखिए कि जो फैसले हुए हैं या चीजें जो हैं वो गई हैं, वो जब असम्बलियों के 90 दिन में होना था, आपने 90 दिन में, उस वक्त तो मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला आपके हीरो थे। जब नवाज शरीफ बाहर जाना था, अतर मिनल्ला साहब उस वक्त आपके हीरो थे, और अब एक फैसले के ऊपर आप इनके खिलाफ हो गए हैं। नहीं, देखिए ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात, वो ये प्रोपेगंडा पीटीआई की जानिब से कि 25 अक्टूबर के बाद मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, इंतखाबात को वो कलअदम करार देंगे, हुकूमत चली जाएगी और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये तो पीटीआई ने ज्यादा इसी चीज पर खेला। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है कि उनके पास इस किस्म की इतलात थी कि ऐसा हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ख्वाजा आसिफ के बयान थे ना ये। तो देखिए, अगर आपने समझते हैं कि पीटीआई का प्रोपेगेंडा और उनकी बात इतनी इफेक्टिव है कि हुकूमत उसके ऊपर पूरी अदलिया का निजाम ही बदल देगी, तो फिर तो गॉड हेल्प दिस गवर्नमेंट।
फिर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि अगर इनके पास कोई किसी का ना इनका कोई नैरेटिव है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, आप देखिए, आप किसी से भी पूछिए जो इनके हालात हैं, असल प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमत आई है फॉर्म 47 के ऊपर जाली इलेक्शनों के नताइज बना के। इलेक्शन तो ये 8 फरवरी को बुरी तरह हार गए थे। अब मसला ये है कि ये जो एक इन्होंने लास्टक वाली शलवार पहनी हुई है, जो ही इनको खतरा होता है कि तहकीकात हुई तो हम तो नंगे हो जाएंगे, उसको रोकने के लिए ये बहुत ओवर सेंसिटिव है हर बात के ऊपर। फलाने जज की, फलाने चाची के, फुफ्फी के, मासी के पुत्र ने ये कह दिया है तो जनाब अपना उस जज के पीछे पड़ जाओ। फलाने ने ये कह दिया है उसके पीछे पड़ जाओ। चूंकि देखिए, आपकी जब चोर जो होता है ना, वो हर वक्त डरता रहता है कि अब मैं गया। तो उसकी वजह से ये हुकूमत नहीं चल पा रही, इनको अपने पे भी यकीन नहीं है। और ये जो ख्वाजा आसिफ की बयान जिसको आप रेफर कर रहे हैं, ये या जो बाकी आप देखिए कितने सतही बयान है, और इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क कितने सतही लोगों के हवाले कर दिया गया।